जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डर ना लगा है। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डर ना लगा है। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट जश्न आज़ादी मुबारक। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान की 78वीं सालगिरह आज बहुत ही अहम दिन है। आपने देखा होगा कि बड़े जोश व जज्बे से पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है और साल 2025 इस लिहाज से, इस उन्वान से भी बहुत अहम है कि ये वो साल है कि जिस साल हमने अपने मशरक़ी पड़ोसी जो हमारे वजूद को तस्लीम नहीं करता, पाकिस्तान के बनने को एक ऐतिहासिक गलती करार देता है, उसको अंडू करने की बात करता है और पाकिस्तान के वजूद के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ रहता है। ये वो साल है कि जिसमें मार्का हक़ में पाकिस्तान ने मैदान जंग में उसको शिकस्त दी। लेकिन आज 78 साल बाद हमारे सामने जो सबसे बड़े सवालात मौजूद हैं, हमारा गवर्नेंस मॉडल यही रहेगा, ऐसा ही रहेगा और फिर पाकिस्तान के 3 अहम तरीन शोबों में इस वक्त क्या चैलेंजेस हैं और क्या अचीवमेंट्स हैं, और इसी के ऊपर हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान की मईशत, क्या वो जंग जो हमने मैदान में जीती, क्या अब उसके समरात पाकिस्तान को मुआशी मैदान में मिल पाएंगे? क्या हम बैरूनी सरमायाकारी को अट्रैक्ट करने के लिए साजगार माहौल बना चुके हैं या मज़ीद करने की ज़रूरत है? साथ ही पाकिस्तान की सफारती मैदान में कामयाबियाँ, आज से साल डेढ़ साल पहले आपको याद होगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का तज़किरा कम ही होता था, लेकिन मई 2025 के बाद बैनुल अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू होती हुई दिखाई देती है। चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, इंडिया हो, तमाम के तमाम ममालिक इस वक्त अपना अदसा लगा कर बैठे हैं, पाकिस्तान को देख रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से जो इंटरनेशनल सतह के ऊपर अहम डेवलपमेंट्स हैं, उसमें जो पाकिस्तान की पोस्चरिंग है उसको देख रहे हैं और फिर मिडिल ईस्ट में ख़ास तौर पर पाकिस्तान एक नेट रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र के तौर पर सामने आया है। फिर पाकिस्तान के दिफाई चैलेंजेस, इंडिया को हमने शिकस्त ज़रूर दी, लेकिन क्या ये मार्का आखिरी मार्का था या फिर इंडिया की जानिब से मज़ीद जारहत मुसल्लत करने की कोशिश की जाएगी और उसके लिए हमारी तैयारी कैसी? और फिर सफारती मैदान, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आई हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल टुडे विद मी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज़ सालिक साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं और ख़ास तौर पर चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से इनका बड़ा काम है। साथ ही हमारे साथ एम्बेसडर जौहर सलीम, प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़, वो मौजूद हैं। फिर डॉक्टर काशिफ मजीद सालिक हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत। तमाम साहिबान को सबसे आगाज़ में तो जश्न आज़ादी मुबारक। मैं ये देख सकता हूँ कि सबके चेहरे जो हैं उनके ऊपर मुस्कुराहट भी मौजूद है और आज का दिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, हमारे दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, सबके लिए बहुत अहम है। आगाज़ एम्बेसडर जौहर सलीम साहब आपसे करेंगे। सफारती मैदान में आज से साल डेढ़ साल पहले, आपको याद होगा साल 2023 में, टू बी वेरी प्रिसाइज, अगस्त 30 को एक सवाल हुआ था सुब्रमण्यम जयशंकर, इंडियन वज़ीर ख़ारजा से, NDTV को वो इंटरव्यू दे रहे थे और उनसे ये पूछा गया कि पाकिस्तान के बारे में अब इंडियन पॉलिटिक्स में ज़्यादा बात क्यों नहीं होती, तो उन्होंने बड़े ही तमस्खराना अंदाज में पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए तकब्बुर के साथ ये कहा था कि नो वन टॉक्स अबाउट द लूजिंग स्टॉक। नाउ 1.5 years और 2 years डाउन द लाइन, पाकिस्तान सफारती मैदान में कहाँ खड़ा है? जी बिल्कुल, मैं कई मीडिया इंटरेक्शंस में ये कह चुका हूँ कि ये जयशंकर का जो है एक तमस्कुराना अंदाज, बल्कि एक ह्यूब्रिस जिसको हम कहेंगे अंग्रेजी में, और एक कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड, तो वो वक्त से पहले अपने आप को उन्होंने सुपर पावर समझना शुरू किया। खैर सुपर पावर तो वो कभी नहीं बनेंगे, लेकिन एक ग्रेट पावर समझना शुरू कर दिया और उनका अंदाज़ गुफ्तगू भी इस तरह हो गया बाकी मुल्कों जो थे इस सारे खित्ते के, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बाकी सब मुल्कों के लिए भी। एक बार एक किताब की रुनुमाई की तकरीब में वो थे, तो उन्होंने अहाता किया अपनी फॉरेन पॉलिसी का इस रीजन के बाकी सब मुल्कों के साथ, और जिस तरह बाकी मुल्कों का जिक्र किया, इस तरह किया जिस तरह कि वो सारे कोई उनके क्लाइंट स्टेट्स हैं और हिंदुस्तान जो है वो बस वही इस पूरे खित्ते का हाकिम है। तो ये जो एक बिल्कुल गलत अंदाज़ा उन्होंने और गलत अंदाज अपनाया,
और ये समझ गया कि पाकिस्तान तो, और ये कहना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान तो अपने ही जो है ना मसाइल के बोझ तले डूब जाएगा या इम्प्लोड हो जाएगा। तो उनको पाकिस्तान की जो कौम है उसकी रेजिलियंस का अंदाज़ा नहीं था, और ये रेजिलियंस पाकिस्तान ने एक बार नहीं दिखाई, बहुत बार, मुतअद्दिद बार पाकिस्तान दिखा चुका है। और इस बार से जो उनको फिर बाद में ज़िल्लत का सामना करना पड़ा, सबसे पहले तो ज़ाहिर है मैदान जंग में जो मुहिम हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, जो पाकिस्तान कर उनकी जारियत के जवाब जो हमारा था, ना सिर्फ एडिक्वेट था, ना सिर्फ बेफिटिंग था, बल्कि वो क्विड प्रो प्लस था। और उसके बाद से बल्कि हिंदुस्तान का एकदम जो हमें कह रहे थे फॉलिंग स्टॉक, वो हिंदुस्तान खुद एक फॉलिंग स्टॉक बन गया। और देखें दुनिया में किसी मुल्क की स्टेटमेंट्स आप देख लें, दुनिया के अखबार जराइद उठा के देख लें, जिस तरह से कवर किया गया वो सारे कॉन्फ्लिक्ट, जो कि एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट था, बल्कि उसमें जो इस वक्त तारीख है मौजूदा, उसकी उस वक्त तक की सबसे बड़ी जो है ना मूवमेंट थी तैयारों की एक ही वक्त में। तो उस सारे एक तो उसका जो है था कि, और फिर जो उनका जो अंदाज था ये कि जी बस वो किसी पे इल्ज़ाम लगाएंगे और उसके बाद हमला कर देंगे, और उसके बाद ये बस वो एक किस्म का एक नया, जिसको न्यू नॉर्मल उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी अब हम जो है ना ये हमारा हक है कि हर एक को बताएं कि जी वो कहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, और जो है उनका क्या रोल होगा इस खत्ते में वो हम डिसाइड करेंगे। तो वो सब कुछ तो खैर बह गया उस सारे तूफान में, जिसका उनको सामना करना पड़ा फिर जब पाकिस्तान का जवाब आया। फिर जो एक सफारती जो उन्होंने नैरेटिव डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, उसका एक बहुत अपनी तरफ से एक बहुत मेजर कैंपेन शुरू की, 40 रुकनी एक डेलीगेशन बनाया, जिसका उसको हेड बनाया शशि थरूर को। और शशि थरूर जाहिर है उनके हिंदुस्तान में एक दुनिया में जाना पहचाना नाम भी था, उनको बड़ा अबूर है, बड़ा मलका है अंग्रेजी जुबान पे। लेकिन उसके बावजूद जब जाहिर है हकाइक आपके पीछे ना खड़े हों, तो फिर वो सारी अंग्रेजी जो उनसी है वो वर्बोसिटी, वो लफाजी तो नहीं चलती। और वही हुआ, लैटिन अमेरिका से लेके एशिया तक और यूरोप से लेके अफ्रीका तक हर जगह इस डेलीगेशन को रिवर्सल्स का सामना करना पड़ा। जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान की जो नैरेटिव डिप्लोमेसी थी, जो बिल्कुल एक तो हकाइक पर मबनी थी, दूसरा उसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं थी, उसमें कोई इस किस्म का अंदाज़ गुफ्तगू नहीं था। जो है एक बिल्कुल जो इंटरनेशनल कवानीन होते हैं, एक इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं, और फिर पाकिस्तान के जो रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे किरदार है उसको और भी उजागर किया गया, वो बहुत कामयाब रही। तो उसके बाद से फिर हमने देखा जगह अमेरिका के साथ वो ताल्लुकात, जिसका वो कहते थे ना कि शाह का मुसाहिब है फिर है इतराता वाली बात है गालिब की, तो वो उनकी जो ज़्यादा उनकी जो गुमंड आ गया था ना, वो उस वजह से आ गया था कि हमारे पीछे अमेरिका खड़ा है, क्योंकि वो बाइडेन इंतज़ामिया जो थी उससे उनको ये इंडिया मिला, शायद उससे पहले ओबामा के वक्त में भी काफ़ी ज़्यादा हिंदुस्तान को अमेरिका की तरफ से उठाया गया। तो उसके बाद से उनको ये लगना शुरू हो गया कि हम तो शाह के मुसाहिब हैं जी। लेकिन फिर जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात आए, और जब उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया कि जी हमें तो पाकिस्तान ने कहा था कि जंग बंद करवाएं, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुतअद्दिद मौके पे बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि नहीं, ये बिल्कुल जो है मैंने ये मेरा अच्छा, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की बात है उस पर मैं आता हूँ, मेरे साथ फिर रहिए। समरेज सालिक साहब, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो हमें लूजिंग स्टॉक कहकर पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा था, वो खुद लॉफिंग स्टॉक बन गया पूरी दुनिया में। कहाँ मिस कैलकुलेशन हुई? दे थॉट के जिस तरह जो ऑप्टिक्स थे, मोहन भगवत के साथ मुलाकात करके उसके बाद अपने तमाम डिफेंस ऑपरेटर्स और चीफ्स के साथ मुलाकात करके नरेंद्र मोदी फ्री हैंड देते हैं अपनी फोर्सेस को कि एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ देयर चूजिंग वो पाकिस्तान को अटैक करेंगे। मिस कैलकुलेशन कहाँ हुई? क्या वो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं करते थे? उनके कहीं इतनी बुरी इंटेलिजेंस किसी मुल्क की कैसे हो सकती है कि वो ये बिल्कुल नहीं कैलकुलेट कर पाए कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स होगा और बड़ा तगड़ा होगा? देखिए, मैं अपनी मिलिट्री लाइफ में ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन रही है कि इंडिया का इतना पोटेंशियल होता नहीं जितने वो नारे मारता है। इंडिया ने बहुत पहले जो है वो अमेरिका को एमुलेट करना शुरू कर दिया था। जैसे अमेरिका जो है वो बड़ी बातें करता है, जाहिर है उसके पास एक पोटेंशियल है, लेकिन इसके पास इस तरह का पोटेंशियल नहीं था। तो टॉकिंग बिग, लेकिन एक्चुअली एबिलिटीज वो नहीं थी कि जो वो डिलीवर कर सके। Having said that, India throughout condescending, overbearing और boorish रहा है अपने नेबर्स की तरफ।
और पाकिस्तान को उसने अंडर एस्टिमेट किया। हालांकि हम 2019 में बहुत अच्छा रिस्पांस उसे दे चुके थे, और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये ख्याल था कि अगर मेरे पास राफेल होते तो मैं शायद पता नहीं क्या कुछ कर जाता जी। अब जब बस इस जंग में राफेल भी आ चुके थे, S-400 भी आ चुका था, साइबर की डोमेन में भी वो बहुत क्लेम करते थे, तो उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान को जो है ना वो एक बहुत इजी टारगेट होगा और हम बड़ी आसानी से इसको ब्रोबीट कर लेंगे। हमारी तरफ कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज थी जिसको उसने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से और हमारी अच्छी लीडरशिप की वजह से, जो कि बहुत कंपोज रही और उन्होंने पैनिक नहीं किया, उन्होंने दे वेटेड फॉर इंडिया कि वो अपने कार्ड्स खेले और उसके बाद उसे बिफिटिंग रिस्पांस दिया। तो इंडिया जो है वो एक जो मैं बहुत अहम पहलू है इस एपिसोड में, वो थी जो चाइना की सपोर्ट थी पाकिस्तान के साथ। इंडिया शायद इस लेवल की सपोर्ट एस्टिमेट नहीं कर रहा था। तो एक तरफ तो जो यूएस की सपोर्ट थी इंडिया के साथ, वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुई और वो एक दैट वाज पुट टू टेस्ट, और दूसरी तरफ जो चाइना की सपोर्ट पाकिस्तान के साथ थी, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड। चाइना जो है वो इट स्टूड बिहाइंड पाकिस्तान लाइक अ रॉक। उसने हर डोमेन में पाकिस्तान को सपोर्ट की, और मैं ये समझता हूँ कि उनका ये ख्याल नहीं था कि जिन रेंजेस के ऊपर हमारे मिसाइल्स ने उनके जहाज़ों को हिट किया, कि उन रेंजेस के ऊपर, उन डिस्टेंसेस के ऊपर हमारे मिसाइल्स हिट कर सकेंगे। और जब उनको पहली सरप्राइज मिली कि पहले ही चंद घंटों में हमने उनके जहाज गिरा दिए, राफेल एक नहीं बल्कि 3 गिराए, तो उसके बाद इंडिया जो है वो नॉकआउट हो चुका था, वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, और उसके बाद उसके प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ी और उसने फिर चीखना शुरू कर दिया कि मुझे सीज फायर का कोई मौका मिले। तो मैं ये समझता हूँ कि शेयर एरोगेंस थी उनके पार्ट के ऊपर, जिसकी वजह से उन्हें मुंह की खानी पड़ी, और अंडर एस्टिमेशन थी पाकिस्तान के रिस्पांस के बारे में। सही। मैं आपके पास वापस आता हूँ। डॉक्टर काशिफ मजीद सालिक साहब, जाहिर है कि हम दो जिन शोबों की बात कर चुके, सफारतकारी का और फिर मैदान जंग, दोनों जगह पर पाकिस्तान ने आउटस्मार्ट किया इंडिया को, लेकिन नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्सीलेंस, इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स या बाय द वर्च्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो आदादो शुमार हैं उसके एतबार से जो आपका शोबा है उसमें इंडिया पाकिस्तान से कई गुना बड़ा है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से कुछ 6-7 गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है। 1.5 अरब की आबादी, इधर हम 25 करोड़ की आबादी। उनका रकबा 32 लाख मुरब्बा किलोमीटर, हम 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर। उनका जो फॉरेन रिजर्व है वो 762 अरब डॉलर पर खड़ा है। हम फ्लक्चुएट करते हैं बिटवीन 14-15 से 18 अरब डॉलर के दरमियान। तो इकॉनमी का साइज़ इतना बड़ा है इंडिया का, उसके बावजूद ये क्या डिफरेंट हो गया है कि अमेरिका फॉर दैट मैटर, उनके लिए जितनी बड़ी मार्केट इंडिया है जिसको वो कैप्चर करना ज़्यादा पसंद करेंगे, इनायात, नवाजिशात, करम, बयानात वो पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं। व्हाट हैज़ चेंज्ड? क्या इंडिया को उसके अपने टर्म्स पर लाने के लिए उसको इस तरीके से किया जा रहा है कॉर्नर, या फिर व्हाट इज़ द रीज़न, एग्जैक्ट रीज़न बिहाइंड दिस? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि जो एटमॉस्फेयर होता है किसी चीज़ का, फेवरेबल एटमॉस्फेयर या उसका माहौल, वो बहुत अहम होता है। बाकी चीज़ें बाद में आ जाती हैं। मैं अमूमन ये बात करता हूँ कि अगर आपके पास एक अच्छा प्लान है तो इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा इशू नहीं है, फिनांसेस आपके अरेंज हो जाते हैं। मसला है कि आप एक अच्छा प्लान है और उस प्लान के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट है। तो पाकिस्तान में जो अभी में जो अचीवमेंट्स की हैं, ख़ासतौर पर अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने जो वॉल को इनॉग्रेट भी किया है, उसके 5 पिलर्स हैं। उसमें एक जो पिलर जिसके ऊपर बहुत कम बात की जाती है वो है डिजिटल, जो पाकिस्तान रेजिलियंस शो किया, और इंडिया के साथ जो डिजिटल वॉर थी वो हमने उसको विन किया। उसने कंट्रीब्यूट किया एक ऐसे एक माहौल को बनाने के लिए, एक हवा खड़ा कर दिया कि इंडिया को फौरन जो है वो सीज फायर की तरफ जाना पड़ा और रिक्वेस्ट करनी पड़ी। तो एक बड़ा जो उसके बाद के जो माहौल है, बड़ा पॉजिटिव फेवरेबल एटमॉस्फेयर पाकिस्तान के लिए बन चुका है, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो हमारी इकोनॉमिक गेन्स हैं वहाँ पे उसको हमें अब आगे लेके चलना है। हमें बहुत सारे इश्यूज का प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, खास तौर पे गवर्नेंस के इश्यूज हैं। हमारी इकॉनमी जो है अभी इतनी डाइवर्स नहीं है। ज़्यादातर जो हमारा मेन फोकस है वो टेक्सटाइल के ऊपर है। उस सब चीज़ों को हम लोगों ने ब्रॉडन करना है। तो ये जो अभी पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका है, चाहे चाइना है,
तो चाहे वो सेंट्रल एशिया कंट्रीज हैं, तो वो सब रीजन्स के अंदर जो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, आपका जो लेबर माइग्रेंट है जो कि मिडल ईस्ट में जा रहा है, वहाँ पे उसकी कदर और उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल जो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, हमें ये देखना है कि आज जश्न आज़ादी के अंदर बैठ के हम देखें कि हम अपनी प्लानिंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं, खास तौर पे जबकि हम लोग क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं। पाकिस्तान का कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिससे ये क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट, चाहे वो अर्बन एरिया है, चाहे रूरल है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा वनरेबल हो चुका हुआ है। तो इस सारे सिनेरियो में हमें ये देखना है कि जो पॉजिटिव गेन्स हमने हासिल किए हैं पिछले 6 महीनों में, इसको हम कैसे एक इकोनॉमिक जो है प्रोग्रेस की तरफ या उसकी इंडिपेंडेंस की तरफ हम लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको देखें और आवाम को बेनिफिट दें। अपने टैक्स बेस को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। जो एलीट क्लास है उसको आप कैसे टैक्स नेट के अंदर लेके आएंगे, इनफॉर्मल इकोनॉमी को आप कैसे इकोनॉमी के अंदर लेके जाएंगे ताकि वो उसको बेहतर रेगुलेट किया जा सके। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जो कि हमें जो इंटरनेशनल जो हमें सपोर्ट मिली है उसको हम कन्वर्ट अपना इकोनॉमिक और सोशल साइड पे, जहाँ पे हमारी गुर्बत इस वक्त 40% जो है गुर्बत पॉवर्टी। डॉक्टर काशिफ साहब, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? डॉक्टर काशिफ साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। लेट मी ऑल्सो इंट्रोड्यूस नईम सिद्दीक साहब, माहिर मईशत, वो भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। एंड सर, बिफोर वी गो ऑन ब्रेक, हम ज़ाहिर है कि जश्न आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में फतूहात की बात कर रहे हैं, चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। तो मईशत एक ऐसा शोबा है, ज़ाहिर है कि जब आप अपने यहाँ बात कर रहे हैं कि हमने सफारती मैदान में इंडिया का नैरेटिव किसी ने बाय नहीं किया, वो पाकिस्तान पर जिस तरीके से इल्ज़ाम लगा रहे थे, जंग के मैदान में हमने उनको शिकस्त दी और एक ऐसी शिकस्त दी एम्फेटिक जिसको पूरी दुनिया ने एंडोर्स किया है कि हाँ, ये मार्का पाकिस्तान ने जीता। इकॉनमी के हवाले से ज़ाहिर है कि एक परफेक्ट सिचुएशन और ग्राउंड प्रिपेयर होने के बाद मेरा ख्याल है एक शायद बॉटल नेक आखिरी सियासी इस्तेहकाम ही रह गया, फिर उसके बाद तो कोई रास्ते में रुकावट नहीं है, यह है। देखिए, सबसे पहले तो पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक हो सर। देखिए, इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती है वो बाय प्रोडक्ट होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। जी, बेसिकली अगर मुल्क के अंदर आपकी पॉलिटिकल स्टेबल है, आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर है, आपकी टैक्स पॉलिसीज़ बेहतर है, गवर्नमेंट की कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, TDEP, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, अगर ये सारे लोग एज पेज पे हैं और उनकी विल है कि हमने वाकई ही पाकिस्तान का बड़ा मुल्क, हम बेसिकली अभी जो है ना अपने हाउस को इन ऑर्डर करने की बात करें तो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत हम उस टैरिफ पे डिस्कस करें, क्योंकि उसमें जब हम जाएंगे तो इंडिया के साथ एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। अमेरिका का 3 साल पहले देखिए, अमेरिका ने उसको खुद कहा था कि जनाब आप रशिया से तेल खरीदें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन उसके बाद वही अमेरिका आज उसको कहता है कि आप रशिया से तेल मत खरीदें। अभी देखें, $22 बिलियन का ऑयल उन्होंने 6 महीने में ख़रीदा है और उनके पास जो रिफाइनरीज हैं वो रशियन ऑयल को रिफ़ाइन करने की सलाहियत रखती हैं, जबकि हमारे पास ऐसी कोई रिफाइनरी नहीं है। तकरीबन 1.75 मिलियन बैरल पर डे उनकी इंपोर्ट है, और ये जो रशिया से इंपोर्ट करते हैं वो 35% ऑफ देयर टोटल जो यूटिलाइजेशन है उसके बराबर है। अब उसके ऊपर अमेरिका ने प्रेशराइज़ किया उनको, एक तो इस वजह से कि रशिया के ऊपर वो यूक्रेन की वजह से पाबंदियाँ लगाना चाहते हैं, दूसरा वो ब्रिक्स के ऊपर अमेरिका का बड़ा कंसर्न है, क्योंकि देखिए आप देखिए इंटरनेशनली सर डॉलर वीक हो रहा है। अमेरिका को प्रॉब्लम यूरोप से भी आ रही है, कोई कहता है हमारा गोल्ड वापस कर दो, कोई कहता है हमारे साथ जो हमें पे ये जो टैरिफ ना लगाओ। अब हम देखें कि ग्रेजुअली जो टैरिफ है अभी हमारे बांग्लादेश और वियतनाम पे ऑलमोस्ट सेम है, 19-20-20। सही। इसके अलावा चाइना के साथ अभी उन्होंने 3 माह के लिए मौखर कर दिया है, चाइना के साथ उन्होंने। अब हमने देखना क्या है, हमने देखना ये है कि ये जो बांग्लादेश और जो चाइना है, ये 2 कंट्रीज हैं जो मिल के $120 बिलियन का सिर्फ गारमेंट एक्सपोर्ट करते हैं। सही। तो पाकिस्तान उस फील्ड में कहाँ खड़ा है, हम वैल्यू एडिशन में नहीं है, हमारी वैल्यू एडिशन एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। हम अमेरिका को सिर्फ $5 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। वो करना पड़ेगा। मुझे मैं आपके पास वापस आता हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाना है। और एम्बेसडर जौहर सलीम साहब ने जो बात की डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक बयानात, नोइंग इंडिया,
ये एक सेंस है कि जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप उनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एम्बैरस कर रहा है, दैट इज़ ब्रिंगिंग पाकिस्तान क्लोजर टू अनदर कॉन्फ्लिक्ट, एक और लड़ाई के करीब, एक और तनाव के करीब पाकिस्तान और इंडिया को ला रहा है। क्या ऐसा ही होगा? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एम्बेसडर जौहर सलीम साहब, आपने लास्ट सेगमेंट में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बयानात दे रहा है, वो तकरीबन 33, 34, 35 मरतबा जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का तस्करा कर चुका। वो कन्फर्म कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए, इंडिया ने अप्रोच किया सीज़ फायर के लिए, नॉट एग्जैक्टली यूजिंग द वर्ड बेगिंग, लेकिन इम्प्रेशन यही है कि जैसे इंडिया केम बेगिंग आस्किंग फॉर अ सीज़ फायर। लेकिन हर वो बयान जो इंडिया को एम्बैरस कर रहा है, वो जो हिंदुत्व सुप्रीमेसी, जिस किस्म की फ्रैटिक पॉलिटिक्स जो है उसको राइड कर रहे हैं, जिस वेव को, और जो अपने यहाँ उन्होंने माहौल बनाया हुआ है, राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया और एक द बुल वॉक इन द रीजन, आपको नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप का हर बयान पाकिस्तान और इंडिया को एक नए तनाज़े, एक नई कॉन्फ्लिक्ट के करीब ला रहा है, नोइंग कि अभी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो आर्बिट्रेशन सालिसी की अदालत है या वर्ल्ड बैंक है, उसकी राय भी नहीं मान रहा है इंडिया? जी, मेरा ख्याल ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात जो है उससे ज़्यादा अहम है हिंदुस्तान की जो दाखिली सियासत है। वहाँ पे अब मोदी की देखें, वो जो सारा प्लैंक था जिससे वो इक़्तिदार में आया था, जो कि बेसिकली एंटी मुस्लिम बाबरी मस्जिद से वो शुरू हुआ और फिर जाहिर है कि एंटी पाकिस्तान, उसके बाद तो एक तो वो था, दूसरा ये था राइजिंग इंडिया इकोनॉमिक, जो सा कि जी मैं उसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ को मैं स्पर कर सकता हूँ, उसको स्पर कर सकता हूँ। तो वो जो है अब बयानिया टूट गया है दोनों तरफ से, क्योंकि एक तरफ ये हुआ कि पाकिस्तान से जो जाहिर है मैदान जंग में जो उनको एक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, पूरी दुनिया में जो करना पड़ा वो एक तरफ, दूसरी तरफ ये हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर भी वो जो एक था ना, एक बना हुआ था कि मिथ बनी हुई थी रादर कि 8% ग्रोथ है और जी उनकी ज़ाहिर इतने ज़्यादा रिजर्व्स हैं, एक शाइनिंग इंडिया है जो कि दुनिया की अब तीसरी पावर बनेगा इक़्तिसादी कुछ सालों में और फिर उससे भी आगे जाएगा। तो उसमें ये देखा गया कि एक तो खैर वो 8% से नीचे आ गया 5-6% पे। फिर ये हुआ कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हिंदुस्तान में। फिर ये देखा गया कि चंद खानदान है सिर्फ, और वो उनके मोदी के साथ लिंक हैं। बहुत से स्कैंडल्स हैं उसके बारे में, अडानी के बारे में खसूसन, ये रिलायंस वाले हैं जो अंबानीज हैं उनके बारे में भी, कि ये सारे जो उनसे आपस में मिले हुए हैं बीजेपी और ये जो बड़े बड़े सरमायादार हैं। जो किसान है वो तो वहाँ पे बेचारा वो तो खुदकुशियाँ कर रहा है, जो मजदूर है उसका तो बुरा हाल है, जो अर्बन क्लास है उनकी, जो मिडिल क्लास वो उनकी जो उनसी मुश्किलात में है, जो यूथ है इंडिया का उसको आज जॉब नहीं मिल रही। तो वो जो एक मिथ है जिसको उसने बिल्ड किया था और उसको तो क्या उसको रीएस्टैब्लिशमेंट करने के लिए या रीगेन करने के लिए नरेंद्र मोदी, नोइंग 75 साल का हो गया, अगरचे इसमें बीजेपी रिटायर कर देती है, ही इज द फर्स्ट वन जो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्या वो कुछ ऐसा कर सकते हैं प्लान के पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से एक हमला हो? देखिए, बिल्कुल मुमकिन है। और हमने तो ये देखा है, अभी आप देखें कि इजराइल में मैं बहुत अरसे से ये कह रहा था कि ये नेतन्याहू जो है ना, ये नहीं बंद करेगा ये कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए कि जिस दिन उसने कॉन्फ्लिक्ट बंद किया उसकी वजारत उज़्मा जाती है और वो शायद जेल जाए, इतने सीरियस केसेस हैं। इसी तरह मोदी का भी ये मसला है कि वो एक ऐसे घोड़े पे बैठा है कि जहाँ से वो उतरे तो फिर आगे कुछ भी नहीं है, आगे फिर जो है ना इक़्तिदार से भी जाता है और सारा। तो इसलिए वो भी ये चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ जो एक कॉन्फ्लिक्ट है उसकी इंटेंसिटी बरकरार रहे, और अगर उसको बरकरार रखने के लिए किसी वक्त उसको कोई मिसएडवेंचर करना पड़ता है तो उसका खतरा बहरहाल मौजूद है। लेकिन साथ ही साथ जो दूसरा एलिमेंट है वो भी अहम है, वो ये है कि हिंदुस्तान अब पाकिस्तान पे हमला करने से पहले बहुत बार सोचेगा। एम्बेसडर साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। समरे सालिक साहब, पाकिस्तान दुनिया का वो अनोखा मुल्क है जिसकी फ़ज़ाओं में बैक वक्त JF-17 थंडर की भी चिंगाड़ सुनाई देती है, J-10C भी महवे परवाज़ होता है और F-16 तैयारा भी। दुनिया में अमेरिका और चाइना के साथ एक परफेक्ट मिलिट्री डिप्लोमेसी और अदरवाइज डिप्लोमेसी और उस बैलेंस को अभी तक एक टाइट रोप को कायम रखने में तो हम कामयाब हैं। बट नोइंग द डायनामिक्स जो इस वक्त एक ग्रेटर साइनो US राइवलरी है,
कितना मुश्किल हो जाएगा? अभी बैलेंसिंग एक्ट तो कर रहे हैं जहां पर फील्ड मार्शल के 2 दौरे अमेरिका के होते हैं तो दरमियान में चाइना के भी हो जाता है। आई एम श्योर 28 अगस्त को एक और हाई लेवल विजिट जो है जो एससीओ के लिए जाएगा, फिर वो बायलैट में कन्वर्ट हो जाएगा, चाइना प्राइम मिनिस्टर जो है वो मौजूद होंगे। कितना मुश्किल होगा इस बैलेंस को कायम रखना? और आपके ख्याल में ये जो एक, क्योंकि चाइना के हवाले से आपकी एक्सपर्टीज़ भी है, सी पैक के हवाले से भी एक बड़ा जेन्युइन सवाल मौजूद है कि अमेरिका अगर हमारे मादनियात के शोबे में इंटरेस्टेड है, वो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, हमारे एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन्स में आकर एक्सप्लोरेशन का काम करना चाहता है, क्या उससे हमारा और चाइना का रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगा? देखिए, मैंने जब अपनी पीएचडी की तो उसका बेसिक मकसद था कि मैं सी पैक को जो थ्रेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करूं कि क्या क्या थ्रेट्स जो है वो सी पैक फेस करेगा। नकवी साहब, देखिए, जब भी कुछ चेंज आती है तो उसमें कुछ इनेबलिंग फोर्सेस होती हैं और कुछ रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस होती हैं। इनेबलिंग फोर्सेस चाहती हैं कि वो चेंज आए, अकर करे, और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस चाहती हैं कि वो चेंज ना आए। सही। तो मेरे जो हाइपोथेसिस थे, मेरे जो थीसिस थे, उसका कंक्लूजन ये था कि यूएस विल बी अ रिस्ट्रेनिंग फोर्स। यूएस नहीं चाहेगा कि वो चाइना को एक फ्री रन मिले और चाइना जो है वो गवादर के थ्रू इंडियन ओशन में एक एक्सेस हासिल कर ले। सही। अगर आप रिकॉल करें, जब रशिया आया था अफगानिस्तान में, सोवियत यूनियन, तो उस वक्त भी सोवियत यूनियन का यही ऑब्जेक्टिव था कि उन्होंने वार्म वाटर्स तक पहुंचना है। बिल्कुल। तो ब्लॉक से है। अब ये कि चेंज हो गया है, रशिया की बजाय चाइना है, और चाइना कोशिश कर रहा है कि वो डायरेक्ट एक्सेस हासिल करे इंडियन ओशन में, जो कि चाइना के लिए क्रिटिकल है। तो उस कॉन्टेक्स्ट, उस पैमाने में देखते हुए ये जो सडन चेंज आई है यूएस की, कि इन द मंथ ऑफ मई यूएस जो है वो कह रहा था कि जी मैं तो न्यूट्रल हूँ पाकिस्तान और इंडिया की जंग में, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और विद इन 10-15 डेज जब उसने देखा कि उसका जो अपना अलाई है उसको मार पड़ना शुरू हो गई, तो यूएस जम्प्ड इन टू स्टॉप और सेव दैट अलाई, नॉट इन लव फॉर अस। अब विद इन 2-3 मंथ्स हमें सडन एक चेंज नजर आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस वक्त ही इज वेरी हॉट विद इंडिया, और वेरी रफ विद इंडिया, एंड वेरी कोजी विद पाकिस्तान। जी। तो मैं ये कहूँगा कि इसको हमें बड़ा एक वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और इसमें कोई शक नहीं कि जो एक्टिविटीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूएस की कि वो ऑफशोर ड्रिलिंग करेगा या वो माइनिंग करेगा, उसमें डेफिनेटली जो चाइना की फ्यूचर एम्बिशंस हैं लिंक्ड विद सी पैक, वो बुरे तरीके से इम्पैक्ट होगी। तो ये इस टसल को हमने देखना है जो चाइना और यूएस की है, और हमने ये भी देखना है कि 20वीं सदी के जियो पॉलिटिक्स में हमने जो हमारे सेक्रेटरी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था दैट वी प्लेड अ डर्टी रोल। आई ओनली होप कि 21वीं सदी की जियो पॉलिटिक्स में हम वही डर्टी रोल ना प्ले करें। तो अभी ज़ाहिर है कि एक कंसर्न जो चाइना का मजीद ब्रिगेड के हवाले से, पाकिस्तान का BLA मजीद ब्रिगेड के हवाले से था। अमेरिका ने इनिशियली वहाँ पर अपना कोई भी फुटमार्क बनाने से पहले वो कंसर्न तो एड्रेस कर दिया है। दे हैव लेबल्ड देम एज ग्लोबल टेररिस्ट। देखिए, जो तो डायमेंशन है ना ये टेररिज्म की, डेफिनेटली उसने एक पॉजिटिव अमेरिका ने एक इनिशिएटिव लिया है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है। बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि चाइना को डायरेक्ट एक्सेस इंडियन ओशन में ना मिले। अब मेरा आपसे एक, मैं आपको फूड फॉर थॉट दूंगा कि अगर ऑफशोर ड्रिलिंग हो रही है तो वो जो कंपनी ऑफशोर ड्रिलिंग कर रही होगी उसका बेस कहाँ पे होगा? दैट इज वन क्वेश्चन। जो एक साइड पे अगर वो है गवादर के, तो दूसरी साइड पे माइनिंग हो रही होगी रेयर अर्थ मेटल्स की। तो फिर ये आप इमेजिन करें कि लोकेशंस, दो अगर बेसिस यूएस के पास हैं, तो गवादर का क्या स्टेटस होगा और सीपैक का क्या स्टेटस होगा उस सिचुएशन में? जाहिर है कि ये एक ट्रिकी क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है। इस बैलेंस को जब हम बात कर रहे हैं कि JF-17 थंडर और F-16 दोनों तैयारे जो है वो पाकिस्तान की फ़िज़ा में होते हैं, तो पाकिस्तान की मईशत में जो है वो इसी तरीके से क्या यूएस कंपनीज, चाइनीज़ कंपनीज, हम ये बैलेंस कर पाएंगे? काशिफ मजीद साहब, आप ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है उसके बारे में, पाकिस्तान की मादनियात के बारे में, ज़रखेज़ी के बारे में हम हमेशा से बात करते आए, वी हैव ऑलवेज बीन बोस्टिंग अबाउट। क्या वो टाइम है, आ गया है अब 78 साल के बाद, कि जहाँ पर हमारा जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो एक्सप्लॉइट भी हो? ये एक बड़े सोचने की बात है कि वाकई ये मुकाम आ गया या नहीं आ गया, ये हमें असेसमेंट की ज़रूरत है।
मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अभी हमारे जो कनेक्टिविटी है अमंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस काफ़ी स्ट्रांग हो रही है, लेकिन कैपेसिटीज़ के इश्यूज हैं कि कैसे उसको डिलीवर करना है। जो एडवांस माहिदे आपने करने हैं, वो जो फिनेंशियल एग्रीमेंट्स करने हैं, उसको हम कैसे अपने फेवर के अंदर कर लें, वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। मैं एक और चीज़ जो अभी डिस्कशन के अंदर आ रही थी कि हम अपने जो ट्रंप का इंडिया के साथ और इंडिया का पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है, इसको हम बड़ा यूनिलेटरल और एक वन डायरेक्शनल एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं। बेसिकली अभी आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जो इंडिया है वो चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर कर रहा है। तो और लेकिन साथ साथ जो है वो जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, पर्टिकुलरली जो आपके वाटर इश्यूज हैं, जो मैं अभी समझता हूँ कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान में जो और ये सब कॉन्टिनेंट और इंक्लूडिंग चाइना, जो मेन पॉलिटिक्स होगी वो पानी के ऊपर होगी। जो ब्रह्मपुत्र पे जो इंडिया चाइना जो डैम बना रहा है, पाकिस्तान के ऊपर इंडिया जो चैलेंजेस दे रहा है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, और उसकी वाटर जो इंटरमीडिएटली वो रिलीज करता है पानी को, तो ये जो डायनेमिक्स हैं ये बड़ी समझने की जरूरत है। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज तो वाटर पॉलिटिक्स का पाकिस्तान में रहेगा। जो आप मादनियात की बात कर रहे हैं, और इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल कम है उसको एक्सट्रैक्ट करने का, और इसको तो आप जब वो इसको फॉरेन कंपनीज को और या अमेरिका को आप लेके आएंगे, तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा देखने की समझने की ज़रूरत है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए फेवरेबल हो, बल्कि लोकल जॉब्स क्रिएशन के लिए और लोकल इंडस्ट्री जो है वो उसके लिए बेहतर हो, और सिर्फ एक्सट्रैक्शन ना हो, उसकी जो है वो प्रोसेसिंग वगैरह सारी चीज़ें पाकिस्तान में होनी चाहिए। प्रोसेसिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम्बेसडर जौहर सलीम साहब, आई अंडरस्टैंड कि आपको आगे एक तकरीब में जाना है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। समरेश सालिक साहब हमारे साथ रहिएगा, डॉक्टर काशिफ मजीद सालिक साहब हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। समरेश सालिक साहब, ज़रा बताइएगा कि जो भी जौहर सलीम साहब ने भी बात की और काशिफ मजीद सालिक साहब ने भी बात की, ये जो बैलेंस है पाकिस्तान कायम कर पाएगा चाइना अमेरिका उनके दरमियान और उनकी कंपनीज़ पाकिस्तान में, अब अगरचे आप ब्रीफली कमेंट कर चुके इस पर पहले, बट ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि कितना मुश्किल होगा इस टाइट रोप को वॉक करना। देखिए नफी साहब, मैं ये थोड़ी सी चीज़ें हायर ग्रैंड स्ट्रेटजी लेवल पे जिक्र करना चाहूँगा। यूएस ऑथर्स ने ये लिखा हुआ है कि प्रेजेंट ज्योग्राफी में चाइना सुपर पावर नहीं बन सकता। सही। और उसका रीज़न ये है कि चाइना के जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, जो ट्रेड रूट्स हैं, वो लॉन्ग हैं, सर्किटस हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट प्रोहिबिटिव है, और सबसे बड़ी बात है कि वल्नरेबल है। कोई भी चाइना का दुश्मन उनको चोक कर सकता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाका को चोक करें तो चाइना की एनर्जी सप्लाई विल बिकम अ प्रॉब्लम। अब ये एक रियलिटी है। नाउ इस मलाका डायलेमा को एड्रेस करने के लिए सी पैक एक बहुत बड़ी ऑप्शन देता है चाइना को, जहाँ पे कि चाइना कन्वर्ट होता है वन ओशन कंट्री से टू ओशन कंट्री, कि एक दरवाजा अगर बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुला है। अभी इसका जो सेकंड पहलू है वो ये है कि अगेन यूएस ऑथर ने लिखा हुआ है कि इंडियन ओशन जो है वो सेंट्रल स्टेज ऑफ राइवलरी होगा 21st सेंचुरी के लिए। उसका रैशनल उन्होंने ये दिया है कि यहाँ पे एनर्जी रिच एरियाज भी हैं और एनर्जी हंग्री एरियाज भी हैं। एनर्जी रिच है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और मिडिल ईस्ट, और एनर्जी हंग्री है इंडिया और चाइना बिकॉज ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो देयर इज अ राइवलरी गोइंग ऑन इन इंडियन ओशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया, जिसको मैं कहता हूँ बैटल ऑफ पोर्ट्स है। ऑलमोस्ट ओवर अ डजन पोर्ट्स है वो चाइना डेवलप कर रहा है इंडियन ओशन में, और लेस देन 10 पोर्ट्स है तकरीबन वो इंडिया डेवलप कर रहा है। बिल्कुल। तो इस राइवलरी के होते हुए ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप इंडिया और चाइना का तो मैं रूल आउट नहीं करता, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि इंडिया विल लेट चाइना ग्रो, कि इंडिया जो है वो सुपर पावर बन जाए, चाइना सुपर पावर बन जाए और इंडिया को ग्रो बीट करना शुरू कर दे, वो मेरे नजदीक एक प्रैक्टिकल बात नहीं है।
अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक राइवलरी चल रही है इंडिया, यूएस और चाइना की, बिकॉज चाइना चैलेंज कर रहा है यूएस की हेजमनी को। जिस तरीके से जाहिर है कि वो डिफेंस कॉन्क्लेव करवा रहे हैं IOR इंडियन ओशन रीजन की, और बहुत से इंडियन ओशन नेशंस हैं जिनको इक्विप किया जा रहा है, ब्रह्मोस देने की, मिसाइल देने की और टेक्नोलॉजी देने की बात की जा रही है। ऑब्वियसली दैट इज़ टू कर्टेल एंड कंटेन चाइना। इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की बात हो रही थी, नईम सदीक साहब, पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। देखिए सर, पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक जोग्राफी है, पाकिस्तान की लार्ज कंज्यूमर बेस है, पाकिस्तान का रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ग्रोइंग हमारी टेक जो है यूथ है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी स्ट्रेंथ है वो ये है कि हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी, IT, एग्रीकल्चर, प्रोसेसिंग, माइनिंग एंड टूरिज़म, ये एक एरियाज़ हैं जिस पे आप बिज़नेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब अमेरिका ने जो रेयर अर्थ मिनरल्स की बात की है और एक्सप्लोरेशन की बात की है, देखिए ऑयल एक्सप्लोरेशन तो पाकिस्तान में बहुत अरसे से हो रही है और कितनी कामयाब हुई है, कितनी नाकाम हुई है। कई कंपनीज यहाँ ही बंद होकर वापस भी चलेंगी और ये 5 से 7 साल का एक प्रोसेस है। और ये कोई एकदम नहीं है कि आप इमीडिएटली ड्रिल करेंगे और कुएँ निकलेंगे और ऑयल मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को इस सिचुएशन में जो कैच 22 नहीं बनना चाहिए इन अ वे कि जैसे भी बात हो रही थी कि $68 बिलियन का टोटल CPEC का प्रोजेक्ट, जिसमें से ऑलमोस्ट 30 बिलियन प्लस जो है ना वो इन्वेस्ट हो चुके हैं। अब जो टैरिफ की जो सिचुएशन है, ये अमेरिका ने जिस तरह से इसको अप्लाई किया है, पाकिस्तान इस वक्त एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में खड़ा है कि जो अगर चाइना पे टैरिफ बढ़ता है तो वो चाइनीज़ कंपनीज़ को कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें। भी आज अब खबर पड़ी होगी कि चाइना हमारी जो टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ टैरिफ ज़्यादा है, पाकिस्तान में टैरिफ कम है, तो वो वैल्यू एडिशन जो है ना यहाँ बना के यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे दुबई में बड़ी बड़ी कंपनी ने वेयर हाउसेज बनाए हुए हैं और वहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोर्ट वहाँ से होती है, वहाँ जितना एक्सपोर्ट सरप्लस है वो वहाँ इकट्ठा होता है, वहाँ भेजते हैं। अब पाकिस्तान को ये देखना होगा कि कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमारा टैरिफ जो है वो दूसरों से कम है और फेवरेबल है पाकिस्तान के हक में। साउथ एशिया की बात करें तो मुसाबकत में हम आगे निकल रहे, चाहे बांग्लादेश हो चाहे इंडिया हो। हमारी क्या एक्सपोर्ट जो प्रोडक्शन लेवल है वो कितना हाई है? क्या हमारी LSM इतनी है? हमारी LSM मुसलसल पिछले 10 साल से नीचे जा रही है। तो क्या हमारे पास उतनी एक्सपोर्ट सरप्लस या एक्सपोर्ट बनाने की इतनी क्वालिटी है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं? क्या हम अपने ऑर्डर्स इन टाइम दे सकते हैं? क्या हम उन मुल्कों से कम्पीट करते हैं? और अपने रीजन में क्या हमारी कम्पिटिटिवनेस जो है उनके मुकाबले में बेहतर है? तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। हमारी स्ट्रेंथ जो है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हमारी वीकनेस जो है ना वो हमारे अंदर है, इन हाउस है। हमें अपना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर करना है, हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बेहतर करनी है, हमें टैक्सेशन का निज़ाम बेहतर करना है, हमें अपनी प्राइवेट सेक्टर को इस वक्त इनकरेज करना है। देखिए अमेरिका में अगर $5 बिलियन की एक्सपोर्ट जा रही है और हमें ये टैरिफ से फ़ायदा होता है, इंडिया को भी टैरिफ का लगता है और चाइना को भी लगता है, तो पाकिस्तान इज़ द बेस्ट बेनिफिशियल कंट्री इन दिस सिचुएशन कि वो जाके कह सकते हैं कि आए जी अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, हमारी मशीनरी में अपग्रेड करने में हमारी मदद करें। गवर्नमेंट जो मशीनरी है बाहर से मंगाने में बिल्कुल टैक्स फ्री कर दे, और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, देखिए बिजनेस जो है ना, बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट टू डू बिजनेस। बिजनेस जो है प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए। आप प्राइवेट सेक्टर को आप एम्पावर करें, उनको बुलाएं, उन्हें कहें देखिए अभी फील्ड मार्शल साहब को सारी बिजनेस कम्युनिटी मिली थी और आप बिजनेस कम्युनिटी को एम्पावर करें। आप उन्हें कहें कि आप अपने लोग भेजें अमेरिका की तमाम स्टेट्स में, जो भी पोटेंशियल एक्सपोर्ट जहाँ हो सकती है उस एक्सपोर्ट के बिजनेसमैन वहाँ जाएँ, वहाँ जाके बैठें, क्योंकि जो बिजनेस में अपनी मार्केट एक्सप्लोर कर सकता है वो कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। सॉरी बट I've run out of time। समरेश सालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, मेजर जनरल रिटायर्ड। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नईम सदीक साहब, काशिफ मजीद सालिक साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 78 साल पाकिस्तान की तारीख़। आज हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि पाकिस्तान तारीख़ के एक नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है, लेकिन ये जो 5 पीढ़ियाँ हैं उसमें ख़ास तौर पर आज की जनरेशन अल्फ़ा, जनरेशन Z, क्योंकि जनरेशन Y और उससे पहले वालों के हाथ से अब चीज़ें निकल गई हैं, इनकी कुछ ज़रूरियात हैं, इनकी कुछ डिमांड्स हैं, इनको इग्नोर करके शायद पाकिस्तान को उस तरीके से आगे नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन जितने भी सियासी इख्तलाफात हों, एट द एंड ऑफ द डे हम तमाम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं, इस मुल्क को फलता फूलता हुआ देखना चाहते हैं और अपनी आने वाली जनरेशन्स का एक बेहतरीन मुस्तकबिल चाहते हैं, जिसके लिए तामीरी तनकीद का ये सफ़र जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान पाइंदाबाद।